आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन, एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में अपने थॉट शेयर करूंगा। ये कंडीशन है जिसको GERD यानी कि GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। बहुत ही कॉमन कंडीशन है। जनरल पॉपुलेशन में नियरली 30 to 40% लोग इससे कभी ना कभी सफ़र करते हैं। हफ्ते में एक आधा बार कुछ लोगों को ये कंडीशन ज़्यादा होती है। GERD क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक यानी कि पेट के अंदर नॉर्मली एसिड बनता है जो खाने के पाचन के लिए काम आता है, खाने के डाइजेशन में फर्दर काम आता है। तो जब ये स्टमक से एसिड ऊपर की तरफ आकर के फूड पाइप में आ जाता है तो हम अपने छाती के पीछे, चेस्ट बोन के पीछे जलन महसूस करते हैं, या कुछ लोगों को थ्रोट में पेन होता है, कुछ लोगों को डकारें आती हैं। ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स जो होता है ये GERD कहलाता है। GERD एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। जैसा कि मैंने कहा, जनरल पॉपुलेशन में 30 to 40% लोगों को होता है। कभी कभी होता है 10% लोग रेगुलर और सीरियस GERD से सफ़र करते हैं, यानी कि जिनको हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा ये सिम्टम्स हो रहे हों, उनकी संख्या लगभग 10% होती है। तो ये काफ़ी ही कॉमन कंडीशन है जो जनरल पॉपुलेशन में देखी जाती है। GERD के सिम्टम्स जैसा मैंने आपसे शेयर किया, हम अपने पेट के ऊपर के हिस्से में जलन महसूस कर सकते हैं। कई पेशेंट्स चेस्ट बोन में बर्निंग, खाना ऊपर आना जिसको रिगर्जिटेशन, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेल्चिंग यानी कि डकारें होती हैं, कुछ लोगों को वॉमिट होती है। GERD एक धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली बीमारी है। लंबे समय तक सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स इसके फ्लक्चुएट करते हैं। कई बार कुछ खाने पीने की गड़बड़ी, हम ये अक्सर नोटिस ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है जिनको इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स होते हैं कि अगर खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हो, अगर खाना कहीं बाहर से खाएं, कुछ स्पाइसी खाना खा लें, कई सारे ऐसे फूड ट्रिगर्स होते हैं जो कि GERD को प्रेसिपिटेट करते हैं और इसके बाद ये होता है। तो जनरली कुछ इसकी वजह से, और आजकल जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के तौर पे GERD एक काफ़ी बड़ी है। GERD के बढ़ने का कारण हमारी इर्रेगुलर रूटीन, खाने पीने का पैटर्न इर्रेगुलर होना, सोने का पैटर्न इर्रेगुलर होना, प्लस स्ट्रेस, मानसिक चिंता, परेशानी GERD को बढ़ाने का काम करती है। GERD के इंक्रीजिंग इंसिडेंस का एक दूसरा प्रमुख कारण ओबेसिटी, मोटापा होता है, जिसके कारण रिफ्लक्स बढ़ता है। स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेना, ये GERD के कुछ सामान्य कारण है जिनके कारण ये प्रेसिपिटेट होता है। बहुत सारे लोगों में GERD फूड पाइप और स्टमक के बीच की जो जंक्शन होती है उसके लैक्सिटी से, लूज होने के कारण होती है। एक कंडीशन होती है जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं, जिसके कारण फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो एक वाल्व की तरह की स्ट्रक्चर होती है वो लूज हो जाती है और पेट का एसिड फूड पाइप में ऊपर ज़्यादा आसानी से आ जाता है। तो जो भी लोग 3 महीने से ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हों, उनके लिए ये बॉदरसम हो सकता है। इमीडिएट इससे कोई खतरा तो नहीं होता, बट लंबे टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लाइफस्टाइल को के साथ हैम्पर करना ये होती है। लंबे टाइम तक अगर ये एसिड रिफ्लक्स चलता रहे तो इसके कारण फूड पाइप में कुछ डैमेज हो सकता है, जिसके कारण फूड पाइप में एक कंडीशन पैदा होती है जिसको बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं। बैरेट्स ईसोफेगस के अंदर जो फूड पाइप, ईसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग होती है वो चेंज होकर के स्टमक की लाइनिंग में तब्दील हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टमक में एसिड नेचुरली होता है और जब ये एसिड फूड पाइप में ज़्यादा आने लग जाए तो फूड पाइप की लाइनिंग चेंज होकर के स्टमक की लाइनिंग की तरह हो जाती है। ये बैरेट्स ईसोफेगस कहलाती है। बैरेट्स ईसोफेगस लंबे टाइम में, लॉन्ग टर्म में, एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लोगों में, लेस देन 0.1% लोगों में गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का, इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा का एक कारण होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है लॉन्ग टर्म GERD का। इसके अलावा पेप्टिक स्ट्रक्चर यानी कि फूड पाइप में रुकावट आ जाना, लंबे टाइम तक एसिड रिफ्लक्स के कारण जो खाने की नली के नीचे के हिस्से में इन्फ्लेमेशन होती है, उसके कारण खाने की नली में एक तरह की रुकावट बन जाती है जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये 2 मेन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं GERD के, बैरेट्स ईसोफेगस जो कि कैंसर का एक प्रिकर्सर होता है और पेप्टिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा
कुछ फूड पाइप से अलग ऑर्गन्स में इसके सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को खांसी, गले में भारीपन महसूस होना, एस्थमा, डेंटल प्रॉब्लम्स, ये भी चीज़ GERD से रिलेटेड हो सकती है। GERD के डायग्नोसिस के लिए अगर आप 3 महीने से ज़्यादा इन सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हो या खाना खाने में कुछ रुकावट पैदा हो रही हो, वेट लॉस हो रहा हो, तो हमें इमीडिएट एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है। एंडोस्कोपी एक प्रक्रिया है जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के ऊपर कैमरा जो लगा होता है उसके ज़रिए हम फूड पाइप को अंदर से देखते हैं और जो ये चेंजेस फूड पाइप में हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है। एंडोस्कोपी के अलावा पीएच मेट्री, ईसोफेजियल पैनोमेट्री, ये जांचें होती हैं जो हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। जनरली जो लोग रिफ्रैक्टरी GERD होते हैं, यानी कि शुरुआत के ट्रीटमेंट के साथ जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनके लिए टेस्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम GERD के ट्रीटमेंट की बात करें तो GERD के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन कहते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में जो मैंने शुरू में चर्चा की, खाने की रेगुलरिटी, जो चीज़ें GERD को प्रेसिपिटेट करती हैं, स्पेसिफिकली स्पाइसेस, कॉफ़ी, इन चीज़ों को अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा फैटी फूड अवॉइड करना, टाइम से सोना, एक रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल अपनाना, स्मोकिंग एक इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, मॉडरेशन में या बंद कर दें तो और भी बेहतर है। तो इन सब चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम दवाइयों की बात करें तो जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। आप सब जानते होंगे ये ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल बहुत से नामों से उपलब्ध है। ये बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं। ये बेसिकली स्टमक में एसिड का सिक्रीशन कम करती हैं, जिसके कारण ये ऊपर आना बंद हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को 8 हफ्ते से 12 हफ्ते प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देना काफ़ी होता है। जिन लोगों को बैरेट्स ईसोफेगस के चेंजेस होते हैं फूड पाइप में, उनके लिए ये लंबे टाइम तक लेना होता है। और यदि हाइटस हर्निया, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, फूड पाइप और स्टमक के बीच का गैप अगर बहुत ज़्यादा हो तो लंबे टाइम दवाइयों को ना लेने का अगर हम सोचें तो इसके लिए कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस गैप का जो प्रेशर कम है उसको ऑगमेंट कर सकते हैं सर्जिकल प्रेशर्स और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के ज़रिए। ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, लंबे टाइम तक अगर दवाइयों की ज़रूरत है और बड़ा हाइटस हर्निया है तो ये प्रोसीजर्स इसमें बहुत ही कारगर हो। संक्षेप में जो मैंने आपको बताया उसको मैं फिर से दोहरा दूँ। GERD एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो फूड एसिड रिफ्लक्स स्टमक से फूड पाइप में होता है, उसको कहते हैं। प्रमुख कारण इसके लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे जो हैं वो मोटापा, स्मोकिंग, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा अगर लेते हैं तो इन सब चीज़ों से ये बढ़ता है। और ट्रीटमेंट के तौर पर हम अपने खाने पीने की दिनचर्या को ठीक करें और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लें तो ये ठीक रहेगा। यदि ज़रूरत हो तो इसके लिए एंडोस्कोपी करना और उसके बाद सही दवाइयों का चुनाव करके सही समय तक इसका इलाज करना ज़रूरी होता है। धन्यवाद।